नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो हमारी चल रही है। आप इस चैनल से जुड़ें, अपनी तैयारी को और बेहतर करें और अपना पूरा सहयोग दें दोस्तों। ठीक है, इसके पहले हमने दो सेशन किया हुआ है और आज ये राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, मतलब कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जितने एमसीक्यू हो सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको देखेंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर रुकें क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ये कंटेंट बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो आर्टिकल्स आपके सामने, आर्टिकल 50, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 61। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित हम आर्टिकल्स को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 52 में क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति में निहित है। ओके, आर्टिकल 53 ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का चुनाव। ओके, आर्टिकल 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, और आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो दोस्तों राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। ओके, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और आर्टिकल 57 क्या कहता है कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति हो चुका है तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं, तो दोबारा चुनाव की पात्रता, री इलेक्शन एलिजिबिलिटी। ओके, इसको बोलते हैं पुनर्निर्वाचन, और ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, आरओ में भी। और आर्टिकल 58 में क्या है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता। ओके, और आर्टिकल 59 में दोस्तों, आर्टिकल 59 में है कि राष्ट्रपति की शर्तें, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, राष्ट्रपति की शर्तें। और दोस्तों आर्टिकल 60 में है कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ है। और आर्टिकल 61 ये कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब अगर राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 61 में इसके बारे में बाकायदा बताया गया है। ओके, और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है दोस्तों, उसके बाद रिक्त होने पर, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो आर्टिकल 62 के तहत रिक्त होने पर चुनाव और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 72 में है कि दया याचिका, अगर कोई राष्ट्रपति से दया याचिका, क्षमा माफ़ी आदि जो प्रदान करता है, उसका क्षमा करने का या उसके अपराध को कम करने का जो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, वो आर्टिकल 72 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर बी हो गया। और आर्टिकल से संबंधित जो है, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हो सकते थे उसका हमने इसको चर्चा कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर बी हो जाएगा। और आप इस वीडियो को कई बार देखिए, आपके अच्छे प्रश्न तैयार होने वाले दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, दोस्तों यहाँ संसद से आशय लोकसभा और राज्यसभा से है। ओके, देखिए संसद जो मिलती है वो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिला करके संसद बनती है, लेकिन यहाँ निर्वाचन की बात हो रही है तो यहाँ केवल लोकसभा और राज्यसभा से मतलब है। ओके,
और बी ऑप्शन है संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य। सी है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन डी है दोस्तों संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता भी है, तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा समय लें 5-10 सेकंड का, उसके बाद आप उत्तर दें। तो दोस्तों दूसरे का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है दोस्तों, उसमें संसद के दोनों सदन, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, जिससे अगर इससे संबंधित थोड़ा प्रश्न भी अगर तोड़ के भी पूछे तो हम उसको सॉल्व करने में एलिजिबल हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, संसद मतलब हो गया लोकसभा, ओके, और प्लस राज्यसभा, ठीक है। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाएं रहेंगी। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ विधानमंडल दे देगा, विधानमंडल गलत हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा भी आ जाती है, विधान परिषद भी आ जाता है। लेकिन अगर विधानसभा रहेगा तो आपका सही हो जाएगा, विधानसभा से आशय केवल विधानसभा से है, ओके, विधान परिषद से नहीं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं प्लस दोस्तों यूटीज में केवल 2 स्टेट शामिल हैं, ठीक है, एक हो गया दिल्ली और एक हो गया पुडुचेरी, तो इन दोनों को भी शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब ये सही कि संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आप सभी चैनल से जुड़े। प्रश्न आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो 1 मिनट का पॉज ले करके आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक क्लिक जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है, ठीक है। और दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत शुरू की जाती है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 57, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 एंड आर्टिकल 72। तो दोस्तों राइट आंसर इज 61। जब हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में है। ओके, तो आप अगर इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं देखेंगे तो आपको फुल डिटेल में केवल प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न के साथ आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे। तो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में है दोस्तों, ठीक है। और जो बाकी आर्टिकल्स हैं इसके बारे में आपको इसके पहले बताया जा चुका है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है और यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो उसके लिए प्रस्ताव, ठीक है, जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो चाहे आप लोकसभा में शुरू कर दीजिए और चाहे राज्यसभा में शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे बात इसलिए की जा रही है कि क्यों, कहाँ पे शुरू करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है अगर उसके खिलाफ महाभियोग लाना है तो ध्यान रखिएगा जो प्रस्ताव का शुभारंभ है, जो प्रस्ताव सबसे पहले लेके आया जाता है वो राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा। से ही मतलब हो गया यहाँ पे कि राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा, मतलब कि लोकसभा में नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा थोड़ा अहम हो जाती है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो है केवल और केवल राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के खिलाफ लाना हो तो वो चाहे लोकसभा से लेके आइए और चाहे राज्यसभा से लेके आइए दोस्तों। ओके, तो ये हमारा तीसरे का सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया कि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है और चौथा है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर दें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं और कोई अलग से पॉलिटी का प्रश्न नहीं बन सकता है, ना कभी बना था और ना आगे कभी बनेगा, क्योंकि जब टॉपिक वही है तो प्रश्न वहीं से बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देता है वो भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है दोस्तों। ओके, और ये
जो इसकी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 51 सब क्लॉज 1 में की। आर्टिकल 51 क्लॉज 1 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ओके, तो चौथे का हमारा सही उत्तर डी हो गया। ठीक दोस्तों, हाँ ध्यान रखिएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारत का उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, जो अभी हाल ही में कौन बने? सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये होता है राज्यसभा का, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों आर्टिकल 64 में इसकी जानकारी दी गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो कई बार ऐसा जो समझ में आता है कि भैया ये बताओ, अगर सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है तो उपराष्ट्रपति का भी हम 6 वर्ष मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इस सभा का या इन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, इसीलिए उसकी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं उनका 6 वर्ष होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों 5वें का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शंस हैं 25 ईयर, 30 ईयर, 35 एंड 40। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पे सही उत्तर हमारा, आप सभी कमेंट भी कर सकते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे हर टॉपिक से दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर एक भी प्रश्न आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत से बनाया गया है या आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो छठे का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 66 क्लॉज 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने की जो एज है, जो है ना, वो दोस्तों 35 ईयर्स है। तो आपको तो मान लीजिए ये चीज़ पता रही होगी, लेकिन अगर आर्टिकल नहीं पता रहा होगा तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में ये बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 ईयर है। तो छठे का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शंस हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जब तक नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है। बताइए दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 6 महीना। देखिए, और इसके बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 65 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कि करना ही करना है और कोई अदर ऑप्शन इसका नहीं है दोस्तों। ठीक है, उस 7वें का सही आंसर हमारा बी हो गया। तो आप सभी ध्यान रखें, आर्टिकल्स को जरूर याद करें, क्योंकि अच्छे प्रश्न में आपको आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे और मामला वहीं फंसेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों पर निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अ कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी हाई कोर्ट। दोस्तों देखिए, जो 8वां प्रश्न है हमारा
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि भाई ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत के दो सबसे बड़े सर्वोच्च पदों की बात हो रही है। तो ना तो इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ करता है, ना कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कुछ कर सकती है, ना तो हाई कोर्ट कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि कोई भी पद या कोई भी कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक है तो अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसका जो निर्णय है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आर्टिकल 71 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा 8वां प्रश्न था। आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझ के आंसर दीजिए। अगर आपने 15 सेकंड भी एक क्वेश्चन के ऊपर दिया तो आपकी 90 चीज़ें है ना, 95% चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, बताइए। ध्यान रखिएगा, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हमने पहले प्रश्न में ही इसको देख लिया था, अगर आपको शायद वहाँ से चीज़ें होती तो आर्टिकल पता चल जाएगा। देखिए आर्टिकल 60 में, ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में ये बताया गया है। देखिए अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश तो शपथ दिलाता है, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, मान लीजिए वो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज रहेगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो कौन दिला सकता है उनको शपथ, तब दे दे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तब वो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में विस्तृत रूप से बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है दोस्तों? ठीक है, अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जब लोकसभा या राज्यसभा, मतलब संसद के सत्र नहीं चलते रहते, उस समय किसी तात्कालिक जो कानून होता है वो चाहिए होता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है जिससे कुछ समय के लिए वो कानून बन जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ऑप्शंस हैं आर्टिकल 123, आर्टिकल 111, आर्टिकल 78 एंड आर्टिकल 356। तो दोस्तों सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिसकी अवधि संसद के पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह तक होती है। मतलब संसद का सत्र जब शुरू होता है तो 6 सप्ताह के अंदर इसको पास करा लेना चाहिए। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है कि 6 महीने दे देता है, 6 सप्ताह दे देता है, तो ध्यान रखिएगा 6 सप्ताह के भीतर इसको पास कराना अनिवार्य है, नहीं तो वो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न तो हम कर ही रहे, साथ ही साथ इसका जो आपको बेहतरीन तरीके से व्याख्या की जा रही है, इसके लिए अगर आप चाहें, इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड APJ अब्दुल कलाम। ओके दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। ओके, ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, पार्डनिंग पावर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 71,
आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 78। तो दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्टिकल 72 कि क्षमादान की शक्ति, ठीक है, पार्डनिंग पावर ये दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए फांसी की सजा दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, तो उसके पास एक अंतिम अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति से क्षमादान की शक्ति या उस सजा को कम करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये शक्ति किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के पास है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, पहला है कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सी है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी है केवल राज्यसभा के सदस्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। ध्यान रखिएगा, इसमें विधानसभाओं, राज्य की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता है। केवल किसका और किसका रोल होता है? एक तो होता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं उनका भी किया जाता है, राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं उनको भी लिया जाता है, और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन वगैरह जो अब तक 104 में संविधान संशोधन के तहत उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन लोकसभा के भी जो मेंबर मनोनीत रहते थे उनको भी लिया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को इसमें लिया जाता है। तो 13वें का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। ओके, ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो हमने इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो देखा कि राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसके पहले हम इसके बारे में देख चुके हैं कि राज्यसभा में इसके बारे में जो है सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले देखा था कि आर्टिकल 67 में, ठीक है, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आर्टिकल 67 तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, जिससे और अच्छे प्रश्नों को हम आगे कंटिन्यू कर सके। तो अगर आपको लग रहा है कि इन 15 क्वेश्चंस में से आपके कम से कम 30 से 35 या 40 प्रश्न के आसपास तैयार हो गया होगा, तो आप सभी केवल इतना सा कष्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो, आप खूब मेहनत करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।